तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके दिन रात ताबड़तोड़ पढ़ाई कर रहे होंगे। हम शुरुआत में आते के साथ ही इतना जोश और जुनून इसलिए दिखाते हैं ताकि आप लोग भी एकदम पूरे एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़ जाएं। और आपको पता है कि आज इतिहास के पहले नंबर चैप्टर का समापन होने वाला है। आज इतिहास के पहले नंबर चैप्टर का यह 7वां क्लास है। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले वाला जो बैच था, यानी कि हमारा जो 2023 वाला बैच था, उसमें हम यह चैप्टर 5 क्लास में खत्म कर दिए थे, मात्र 5 क्लास में। और आप लोगों को हम 7 क्लास में खत्म करवाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि 2 घंटा हम कुछ ना कुछ जरूर एक्स्ट्रा बताए हैं, एकदम डीपली जा करके। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ना हम एकदम डीपली जा करके बता रहे हैं। और यह इसलिए क्योंकि अगर आपको पता हो, अगर आप 2023 मैट्रिक परीक्षा के बारे में जानते हो, तो 2023 मैट्रिक परीक्षा के सेकंड सिटिंग में जो सोशल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, वह बहुत ज्यादा टफ था। बच्चों के सवाल छूट गए, कुछ बच्चों का ऑब्जेक्टिव छूटा तो कुछ बच्चों का सब्जेक्टिव छूटा। बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, सर हमारा सवाल छूट गया। जो बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचे थे, उनका कहना था कि सर अगर हार्ड क्वेश्चन नहीं होता तो शायद हम टॉप करते। समझ गए ना? तो इस प्रकार का बात सुनने के लिए मिल रहा था। तो इसलिए जब हम इस बार सोशल साइंस स्टार्ट किए हैं तो एकदम डीपली जा करके, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आखिर क्वेश्चन देगा कहां से, इस बार हम भी देखेंगे। समझ गए ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, आज होने वाला है चैप्टर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का 7वां पार्ट, यानी कि सबसे अंतिम पार्ट, सबसे अंतिम क्लास यह होने वाला है। और सबसे पहले तो आप सारे बच्चे जो अभी तक हमारे साथ इस क्लास में नहीं जुड़े हैं, उनके पास क्लास को एक बार जरा शेयर कर दीजिए। सारे बच्चे जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करिए। जितने सारे भी बच्चे जुड़े हुए हैं अभी हमारे साथ, सभी बच्चे एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करिए। और कम से कम 1000 बच्चे लाइव में आ जाइए। कम से कम 1000 बच्चे तो लाइव में आने ही चाहिए, ताकि हम लाइव क्लास को शुरू कर सकें। ठीक है? और जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी से लाइक करिए। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं ना, कहीं उससे ज्यादा लाइक होने चाहिए। चलिए फटाफट से सारे बच्चे पहले शेयर करिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में। अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए कि आ जाओ भाई, क्लास शुरू हो गया है। और आज धमाका होने वाला है, क्योंकि आज हम जर्मनी का एकीकरण करवाने वाले हैं। और बचा खुचा जितना भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट करवा देंगे। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। और आज के इस क्लास के बाद जो आपका अगला क्लास होगा, उसमें हम इसी चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करवाएंगे ही, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का पूरा मंथन करवाएंगे कि क्वेश्चन बैंक में कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष कितना बार पूछा गया है। तो सब कुछ हम आपको अगले क्लास में करवाएंगे। फिलहाल इस क्लास में जल्दी से शेयर करके सभी लोगों को जोड़ लीजिए। सभी लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं? चलिए बहुत बढ़िया। बीच बीच में जो नए बच्चे जुड़ेंगे वो भी शेयर करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज करवाने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण। आपको अगर याद हो तो हम पिछले क्लास में इटली का एकीकरण करवाए थे। किस तरीके से जो इटली 300 से ज्यादा भागों में विभाजित था, उसे सिर्फ 3 भागों में विभाजित किया गया था नेपोलियन के द्वारा। पुनः उसे वियना संधि के तहत 13 भागों में विभाजित कर दिया गया था। और बाद में मेजनी ने और काउंट काबूर ने और गैरीबाल्डी ने यह सब गुप्त संगठन बना करके, किसी भी तरीके से मेहनत करके, संघर्ष करके इटली का एकीकरण पूरा किया था। और आज प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से हम आपको बिस्मार्क के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से बिस्मार्क ने अपने चतुर दिमाग के बदौलत जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। ऑस्ट्रिया जो आज तक किसी से नहीं हार रहा था, बिस्मार्क उसे अपने दिमाग से हराया। बिस्मार्क के पास इतना नॉलेज था कि वह दिमाग का यूज ज्यादा करता था और अपनी शक्ति का यूज कम करता था। जहां पर दिमाग का यूज ज्यादा होना, तो शक्ति कम भी लगाओ तो कम हो जाता है। तो इसलिए बच्चों, आज हम करवाने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण। लेकिन उसके पहले जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच 2024 में हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइए। जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए। समझ गए ना? जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए। आप लोग को बोला गया था कि 15 अप्रैल तक ही, यानी आज 15 अप्रैल है, समझ गए? और 15 अप्रैल तक ही आपका यह बैच परचेज करने का ऑप्शन है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कॉल आया, मैसेज आया कि सर 2-3 दिन का और समय दे दिया जाए। तो उन सभी बच्चों के लिए हम कुछ समय और देते हैं।
समझ गए ना। मैक्सिमम हम 20 तारीख तक का समय देंगे, उसके बाद एप्लीकेशन पर क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपका क्लास रुका नहीं है, इधर चल रहा है क्लास। एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, इधर तो आपका क्लास चल ही रहा है ना। हम जैसा कि बोले थे कि हर एक सब्जेक्ट का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, इधर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इधर तो क्लास चल रहा है, एप्लीकेशन पर आपका क्लास अब 20 तारीख से शुरू होगा। इसको बढ़ा करके अब 20 तारीख कर दिया जाएगा। तो 5 दिन बचा हुआ है, आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके एडमिशन ले लीजिए, ठीक है ना। फटाफट से सारे बच्चे एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के लिए या तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाइए, वहां से पेमेंट करके यूपीआई के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, फोन पे के थ्रू, कुछ ही जो भी माध्यम आपके पास है वहां से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा 92 63 99 11 25 एक नंबर यह है, और 81 14 53 20 21 दूसरा नंबर। तो दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। पेमेंट करके आप लोग वहीं से ऑफलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तरह की सुविधाएं हैं जो कि आपको मात्र 999 में ही उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसे बिहार का टॉपर हैंड नोट्स, जो टॉप किया था उसका हैंड नोट्स, स्टडी मटेरियल, वीकली टेस्ट, लाइव टेस्ट, वीडियो क्लास, डाउट क्लास। हर एक सप्ताह में एक दिन हमारा डाउट क्लास चलेगा, जिसमें सारे डाउट को आप पूछ सकते हैं। हर एक बच्चों के डाउट को हम वहां पर रिसीव करेंगे, ठीक है। हाँ जी, सारे बच्चे डाउट्स पूछेंगे, सारे बच्चे अपने अपने डाउट्स को पूछेंगे, बिल्कुल वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। सारे बच्चे अपने अपने डाउट्स वहां पर पूछेंगे। चलिए अभी आप आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए ना, अभी भी एडमिशन चालू है, आप लोग जल्दी जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम पिछले क्लास में आपको इटली का एकीकरण तक पढ़ा दिए थे। अगर आपको याद हो तो हम पिछले क्लास में इटली का एकीकरण कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है ना। इटली का एकीकरण हम कंप्लीट करवा दिए थे। इटली और जर्मनी का एकीकरण, यही वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे, जिसमें हम पिछले क्लास में यह आपका इटली हो गया, यह आपका इटली हो गया। इसका एकीकरण हम पिछले क्लास में ही करवा दिए थे, ठीक है ना। इसका एकीकरण हम पिछले क्लास में ही करवा चुके हैं। अबरी बार जो हम करवाने वाले हैं, यह जर्मनी का एकीकरण करवाने वाले हैं। यानी कि यह जर्मनी किस तरीके से 300 से ज्यादा भागों में बटा हुआ था, जिसको नेपोलियन ने 39 भागों में लाया था। समझ गए ना। यानी कि 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसको नेपोलियन क्या किया ना कि सबको एक साथ जोड़ करके बस 39 राज्य बनाया था। समझ गए, यानी कि सबको एक साथ जोड़ने का काम किया था। लेकिन पुनः जब नेपोलियन युद्ध में हार जाता है, जब नेपोलियन राजा से हटता है, तो उसके बाद वियना की संधि के तहत पुनः इसको क्या कर दिया जाता है, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। यानी कि जस का तस पहले के जैसा ही कर दिया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि कोई ना कोई वीर सपूत तो पैदा जरूर होता है, जो कि उसको क्या करता है, एकीकृत करता है। यहां जर्मनी कोई देश नहीं था। आप लोग सोच रहे हैं ना कि जर्मनी पहले से कोई, हाँ जर्मनी पहले से कोई देश था, तो जर्मनी पहले से बिल्कुल भी देश नहीं था। समझ गए ना। अगर 19वीं शताब्दी के पहले चला जाए, या फिर 19वीं शताब्दी के आसपास की बात किया जाए, तो जर्मनी कोई देश नहीं था। बस यह 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ एक इलाका था। उसको एक साथ जोड़ने का काम किसने किया था, नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन बहुत बढ़िया बढ़िया काम करके गया था, ऐसा ही नहीं उसको लोग अपना मसीहा मानने लग गया था। समझ गए ना। नेपोलियन बहुत बढ़िया बढ़िया काम करके गया था, जिसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं था। समझ गए। नेपोलियन क्या किया था कि जो 300 छोटा जो भाग था ना, यह 300 छोटे छोटे भाग को एक साथ जोड़ करके उसका नाम रखा था जर्मन राइन राज्य। क्या नाम रखा था, राइन राज्य संघ भी कह सकते हैं। समझ गए ना, राइन राज्य संघ, क्या राइन राज्य संघ, ध्यान रखिएगा। समझ गए, राइन राज्य संघ, समझ गए ना। जो नेपोलियन था, यह नाम रखा था इसका राइन राज्य संघ। लेकिन जब वियना संधि हुई, ध्यान से समझिएगा, जब वियना संधि हुई 1815 ईस्वी में, हाँ वियना संधि 1815 ईस्वी में नहीं हुआ था। अरे नेपोलियन 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हारा था, उसके बाद वियना संधि हुआ था ना। वियना संधि भूल गए क्या, जिसको वियना कांग्रेस भी कहते हैं। तो हाँ, नेपोलियन के द्वारा जितने सारे भी बदलाव कार्य किए गए थे ना, उसी को हटाने के लिए क्या किया गया था, वियना संधि किया गया था। समझ गए। तो जब वियना संधि हुआ, तो राइन राज्य संघ का नाम बदल करके नाम रख दिया गया जर्मन महासंघ। क्या नाम रख दिया गया, जर्मन महासंघ। जर्मन महासंघ, यह नाम कौन रखा था, मेटरनिख रखा था। समझ गए। यह नाम रखा था नेपोलियन।
यह नाम रखा था मेटरनिख नेपोलियन के मरने के बाद, या फिर कह सकते हैं कि नेपोलियन के राजा से हटने के बाद। समझ गए? तो यह 300 छोटे छोटे राज्यों को एक साथ जोड़ने का काम किया था नेपोलियन, और नाम रख दिया था राइन राज्य संघ। लेकिन जब नेपोलियन हार गया वाटरलू के युद्ध में, तो वियना की संधि हुई, और वियना की संधि के तहत मेटरनिख जब अध्यक्षता कर रहा था तो बोला कि अब इसका नाम क्या रहेगा, जर्मन महासंघ रहेगा। क्या नाम रहेगा? जर्मन महासंघ रहेगा। लेकिन इसी जर्मनी में यहां पर एक छोटा सा इलाका पड़ता है जिसका नाम है प्रसा। क्या नाम है? प्रसा। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताए थे ना कि प्रसा, जिसको अभी वर्तमान में जर्मनी कहा जाता है, वही प्रसा था। समझ गए? तो यहां प्रसा का जो राजा था ना, वह था विलियम प्रथम। समझ गए? यहां का राजा कौन था? विलियम प्रथम था। हम लिख देते हैं यहीं पर, राजा था विलियम प्रथम। समझ गए? विलियम प्रथम। विलियम प्रथम यहाँ का राजा था, और बाद में यहाँ का राजा बिस्मार्क बन गया था। विलियम प्रथम जो था ना 1861 ईस्वी में राजा था, और जस्ट एक साल के बाद यानी कि 1862 ईस्वी में यहाँ का राजा बिस्मार्क बना था। यह जो विलियम प्रथम था 1861 ईस्वी में था। समझ गए ना? लेकिन जो बिस्मार्क राजा बना, बिस्मार्क जो राजा बना वह कब बन गया? 1862 ईस्वी में, यानी कि एक साल के बाद ही बिस्मार्क राजा बन गया था। बिस्मार्क का पूरा नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। जिन बच्चों को याद नहीं होता है वो बच्चे ध्यान रखेंगे, बिस्मार्क का पूरा नाम, बिस्मार्क का पूरा नाम था ऑटो वन। ध्यान रखिएगा, ऑटो वन बिस्मार्क। समझ गए? यह बहुत ही तेज दिमाग का आदमी था। ध्यान से समझिएगा, अगर कंसंट्रेट होकर के देखिएगा ना तो हर एक चीज आपके दिमाग में ठोक देंगे हम। समझ गए ना? कहा जाता है ना, आइए ना हमरो बिहार में, हैं? तो कहता है कि जब ठोकिए दीजिएगा कट्टा कपार में तो लोग काहे आएगा बिहार में। लेकिन यहाँ का टीचर भी ना सीधे नॉलेज को यहाँ पर ठोकता है। समझ गए? नॉलेज को यहाँ पर हम ठोकते हैं। एक एक चीज अगर आप कंसंट्रेट होकर के सुनेंगे ना, बस सुनिए ध्यान से, मोबाइल देखिए और सुनिए, आपका दिमाग में सब कुछ हम सेट कर देंगे। अपने दिमाग से डाटा निकाल करके आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है? चलिए, यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर, मजा आ रहा है, वाह। सेट तो होगा ही ना, दिमाग में तो सेट हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो इसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। यह बिस्मार्क ही था जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति, ध्यान रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। कहा कि एकदम मानता है तो मनाओ, नहीं मानता है ना तो पकड़ के थूर दो एकदम। आजकल के युवा रहता ना तो बोलता कि रक्त एवं लौह की नीति नहीं, रक्त एवं हड्डी की नीति अपनाएंगे और मार के थूर देंगे यहीं पे। समझ गए? लेकिन बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। कहा कि अगर बात से मानता है तो ठीक है, और नहीं तो लोहा उसके शरीर के अंदर डाल दो। लोहा मतलब गोली। समझ गए ना? तो इसलिए रक्त एवं लौह की नीति उसने अपनाई थी। अब जरा बिस्मार्क का दिमाग समझिए, किस तरीके से इसने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में भी ना सबसे बड़ा जो विरोधी था, सबसे बड़ा जो बाधा था ना, वह कौन था? ऑस्ट्रेलिया ही था। हम इन सब चीजों को मिटाते हैं और अब हम आपको थोड़ा शुरुआत से ध्यान से समझाते हैं। जिस तरीके से इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा था कौन? ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण का भी सबसे बड़ा बाधा था ऑस्ट्रिया, और जर्मनी के एकीकरण का भी सबसे बड़ा बाधा था ऑस्ट्रिया। समझ गए? तो अब देखिए, अब बिस्मार्क का दिमाग देखिए। बिस्मार्क अब क्या दिमाग लगाता है, जरा ध्यान से समझिएगा। बिस्मार्क कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब साम दाम दंड भेद लगाना होगा। समझ गए ना? हाँ, कहा कि अब साम दाम दंड भेद, जो विद्या लगाना है अब सब लगाएंगे। और बिस्मार्क का युद्ध करने का तरीका कुछ अलग था। वह सीधे सीधे युद्ध नहीं करता था, वह दुश्मन पर ना तिरछे घूम करके वार करता था, और तिरछे जब घूम करके वार करता था तो दुश्मन फंस जाता था। समझ गए? हुआ क्या कि बिस्मार्क ने एक दूत भेज दिया। कहां पता है? बिस्मार्क एक दूत भेजता है फ्रांस में, और उस समय फ्रांस का राजा कौन था? आपको बताए थे ना, लुई फिलिप के बाद फ्रांस का राजा कौन बन गया था? फ्रांस का राजा बन गया था लुई नेपोलियन। लुई नेपोलियन, बताए थे ना, नेपोलियन। लुई नेपोलियन अभी यहां का राजा था, वर्तमान में राज्य कर रहा था। तो बिस्मार्क ने
एक दूत को भेजता है। दूत कहने का मतलब कि हम उसको एक कह सकते हैं कि जासूस भी कह सकते हैं, कि एक जासूस को भेजता है। इसलिए भेजता है कि तुम जाओ और यहाँ का जो राजा है ना लुई नेपोलियन, उसको उल्टा सीधा समझाओ। क्या उल्टा सीधा समझाना है? उसको उल्टा सीधा तुम ये समझा देना कि देखिए जर्मनी और ऑस्ट्रिया आपस में लड़ने वाला है। समझ गए? देखिए दिमाग, बिस्मार्क का दिमाग देखिए कहां कहां से सोच रहा है। समझ गए? क्योंकि बिस्मार्क को पता था कि अगर ऑस्ट्रिया को हराना है तो हमको दोस्ती करना पड़ेगा। किससे? हाँ, फ्रांस से दोस्ती करना पड़ेगा। समझ गए ना? अगर हमको ऑस्ट्रिया को हराना है तो फ्रांस से दोस्ती करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रांस जो था ना, ऑस्ट्रिया से अगर कोई लड़ता था ना तो फ्रांस तुरंत उठ करके इसका मदद के लिए चल जाता था। अब बिस्मार्क को लगा कि जब तक हम फ्रांस को नहीं रोकेंगे मदद करने से, तब तक हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। समझ गए ना? तो उसने क्या किया, बिस्मार्क ने क्या किया, लुई नेपोलियन से एक संधि कर लिया। लुई नेपोलियन से क्या कर लिया? एक समझौता कर लिया, एक संधि कर लिया। और संधि कर लिया किस बात पर जानते हैं? इसको लोभ दे दिया। लोभ क्या दे दिया कि इधर एक जासूस भेज दिया, और जासूस भेज करके लुई नेपोलियन को यानी कि फ्रांस के राजा को कह दिया कि देखिए भाई, जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों आपस में लड़ने वाला है। समझ गए? जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों आपस में लड़ने वाला है। ऐसा करिए ना कि दोनों लड़ेगा ना तो दोनों पर आप बाद में कब्जा कर लीजिएगा। तो आप ऑस्ट्रिया के मदद के लिए मत जाइए। अगर ऑस्ट्रिया के मदद के लिए जाइएगा तो जर्मनी हार जाएगा, ऑस्ट्रिया जीत जाएगा। बहुत तो आप जर्मनी पर कब्जा कर पाइएगा, लेकिन ऑस्ट्रिया तो आपके हाथ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस दोनों में से किसी का मदद नहीं करिएगा, अगर आप ऑस्ट्रिया का मदद नहीं करिएगा तो दोनों का ताकत कमजोर होगा, दोनों कमजोर पड़ जाएगा। और जब कमजोर पड़ जाएगा तो आप इधर से आक्रमण करके जर्मनी को भी हथिया लीजिएगा और ऑस्ट्रिया को भी हथिया लीजिएगा। लुई नेपोलियन जो फ्रांस का राजा था, उसको लगा कि अरे ये तो बड़ा बेजोड़ बात कह रहा है, ऐसा प्लानिंग हमारे दिमाग में पहले से काहे नहीं आया था। समझ गए? देखिए किस तरीके से इसका ब्रेन वॉश कर दिया, एकदम दिमाग घुमा दिया। ऐसा प्लानिंग बताया बिस्मार्क कि लुई नेपोलियन का ना दिमाग घूम गया, और लुई नेपोलियन तैयार हो गया कि ठीक है, हम ऑस्ट्रिया की मदद के लिए नहीं जाएंगे। समझ गए ना? दोनों को आपस में लड़ने दो। अब जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों क्या हुआ, आपस में इधर भिड़ने वाला था। समझ गए? आपस में दोनों लड़ने वाला था। लेकिन जैसे ही दोनों लड़ने वाला था, क्या लड़ने वाला था? जर्मनी और ऑस्ट्रिया, सॉरी हाँ, जर्मनी और ऑस्ट्रिया लड़ने वाला था। आप लोग भी किस्सा सुनते जा रहे हो। जर्मनी और ऑस्ट्रिया आपस में लड़ने वाला नहीं था, बस झूठ आकर के बोल दिया था कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया आपस में लड़ने वाला है। वास्तविक में लड़ाई नहीं हो रहा था। इधर आदमी को भेज करके कहवा दिया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया लड़ने वाला है, आप कब्जा कर लीजिएगा। इधर बिस्मार्क खुद अपने आ गया ऑस्ट्रिया के पास। समझ गए? इधर से बिस्मार्क खुद अपने आ गया ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिक के पास, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के पास। और मेटरनिक के पास आकर के क्या बोला कि देखिए भाई, ऊपर में जो डेनमार्क है ना, यहां पर देखिए डेनमार्क है। समझ गए? यहां पर क्या है? डेनमार्क है। तो कहा कि देखिए ऐसा है कि डेनमार्क पर अगर हम लोग अभी कब्जा कर लें तो आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि डेनमार्क में दो बड़ा शहर है, होल्सबिंग और होल्स्टिंग। समझ गए ना? डेनमार्क में दो ही बड़ा शहर है, सॉरी, सेल्सबिंग और होल्स्टिंग। समझ गए? दो बड़ा शहर का नाम क्या क्या बताया? सेल्सबिंग और होल्स्टिंग। ध्यान रखिएगा, क्या क्या नाम बताया था? डेनमार्क का दो बड़ा शहर, डेनमार्क का दो बड़ा शहर, सेल्सबिंग, ध्यान रखिएगा, सेल्सबिंग और होल्स्टिंग। यह जो था ना, यह दो बड़ा शहर है। समझ गए? यह डेनमार्क का दो बड़ा शहर है। तो अब बिस्मार्क आ गया ऑस्ट्रिया के चांसलर के पास, मेटरनिक के पास, और इसको उल्टा सीधा क्या पढ़ाना शुरू किया कि देखिए हम दोनों मिलकर के ना डेनमार्क पर चढ़ाई कर देते हैं। समझ गए? अगर हम डेनमार्क पर चढ़ाई कर देंगे तो इधर हम सोल्सबिंग और होल्स्टिंग को जीत जाएंगे। ऑस्ट्रिया वाला को लगा कि दिक्कत क्या है यार, ये तो हमारा दुश्मन था और मदद करने के लिए तैयार है, क्या दिक्कत है? ऑस्ट्रिया वाला मिल गया और चल गया डेनमार्क से लड़ने के लिए, और चल गया तो वहां जीत लिया भी। समझ गए? वहां जीत लिया, सोल्सबिंग भी जीत लिया और होल्स्टिंग भी जीत लिया। समझ गए ना? सोल्सबिंग भी जीत लिया और होल्स्टिंग भी जीत लिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब जब इधर जीत लिया, और इधर तो इसको मना करके रखा था ही
कि जे देखिए भाई जर्मनी और ऑस्ट्रिया लड़ने वाला है, आप मदद के लिए मत आइएगा। इधर तो ये फ्रांस मदद के लिए आने वाला था नहीं। अब क्या किया कि बिस्मार्क इस पर चढ़ाई कर दिया। जैसे ही डेनमार्क जीत के आया, बिस्मार्क ऑस्ट्रिया पर चढ़ाई कर दिया, समझ गए। ऑस्ट्रिया पर जब चढ़ाई किया, ऑस्ट्रिया को जीत लिया तुरंत, क्योंकि अब ऑस्ट्रिया की मदद करने के लिए फ्रांस इधर से नहीं गया था, इसको तो पहले ही सिखा पढ़ा दिया था। तो जब फ्रांस मदद के लिए नहीं गया तो ऑस्ट्रिया पर तुरंत कब्जा कर लिया, तुरंत ऑस्ट्रिया को जीत गया। अब जब ऑस्ट्रिया को जीत लिया, तब कहा कि बेटा फ्रांस, तुमको हम छोड़ेंगे, बहुत दिन तू ऑस्ट्रिया की मदद किया है, अब तुमको हम लपेटते हैं, समझ गए। तो अब क्या किया, जैसे ही ऑस्ट्रिया को जीता, पूरा सेना लेकर के फ्रांस पर कब्जा किया, फ्रांस पर धावा बोल दिया और फ्रांस को भी जीत लिया, समझ गए। यानी बिस्मार्क का दिमाग देखिए, दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन के दोस्त के साथ समझौता किया, समझ गए। दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन का जो दोस्त था फ्रांस, उसके साथ समझौता किया, उसके साथ क्या किया, तालमेल बैठाया। तब ना कहा जाता है कि दोस्त से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता है, दोस्त से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता है। अगर फ्रांस इसके मदद के लिए आ जाता, सब दिन दोस्ती निभाया था, तो क्या ऑस्ट्रिया कभी हारता? नहीं हारता। लेकिन बिस्मार्क के षड्यंत्र में सब फंस गया, समझ गए ना। बिस्मार्क के षड्यंत्र में सब फंस गया और सब फंस करके अपने आप में बर्बाद हो गया। इधर बिस्मार्क अकेले राज्य करने लगा, यानी कि इधर जर्मनी क्या हो गया, मुक्त हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, समझ गए। जब ऑस्ट्रिया हार गया, उधर फ्रांस हार गया और इधर डेनमार्क पर तो कब्जा ही कर लिया, तो बचा कौन? आराम से सब पर कब्जा कर लिया, समझ गए ना। इधर जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब जब जर्मनी का एकीकरण हो गया, तो जो फ्रांस से सटा हुआ इलाका था उसको फ्रांस में मिला दिया, इधर जो इटली से सटा हुआ इलाका था उसको इटली में मिला दिया और बाकी को जर्मनी रहने दिया और शासन चलने लगा एकदम झकास वाला, समझ गए। तो देख लिया ना किस तरीके से बिस्मार्क अपना दिमाग लगाया, बुद्धि बल विवेक लगाया। तब ना कहा जाता है कि बुद्धि के आगे सब फेल है। अगर बुद्धि बढ़िया से काम कर रहा है ना, तो उसके आगे सब फेल है। अगर बुद्धि नहीं लगाता बिस्मार्क, तो क्या कभी जीत पाता? अगर बिस्मार्क बुद्धि नहीं लगाता तो क्या कभी जीत पाता? संभव था? कितना देखिए, कितना चाल रचा कि जाकर के इससे दोस्ती कर लिया कि अरे भाई पहले इसका ही दोस्त रह चुका है तो इसका पूरा भेद बता देगा कि कैसे कैसे क्या इसका ताकत है ऑस्ट्रिया का। अब जाकर के इससे संधि कर लिया, समझौता किया, ऑस्ट्रिया का पूरा भेद जान गया कि इसका क्या ताकत है। अगर आपके ताकत के बारे में किसी को पता चल जाए ना, तो फिर समझ लीजिए कि वही ताकत आपका सबसे बड़ा कमजोरी हो जाएगा, समझ गए। इसलिए न तो अपनी ताकत के बारे में किसी को बताओ कि हमारा ये ताकत है, और न ही अपनी कमजोरी के बारे में किसी को बताओ कि ये हमारा कमजोरी है। नहीं तो जहां ताकत को भी बताओगे ना, तो लोग उसी ताकत पर वार करेंगे ताकि वो ताकत आपका कमजोर हो जाए। तो अपने जीवन में एक बात तुम लोग ध्यान रखना कि अपना ताकत किसी को मत बताना कि हमारा क्या ताकत है, समझ गए। सब कुछ बता दो। देखिए गुरु भी होता है ना जो सब विद्या बता देता है, लेकिन एक विद्या अपने पास जरूर रखता है, ताकि जब समय पड़े तो वो विद्या हमारे लिए, खुद के लिए काम आ जाए, समझ गए ना। इतने बड़े बड़े जो गुरु हुए, द्रोणाचार्य वगैरह, तो सब विद्या बताते थे, लेकिन कुछ न कुछ अपने मन के अंदर भी रखते थे कि जब सब कुछ फेल हो जाए तब हमारा विद्या काम आए, समझ गए ना। तो हर एक चीज का एक लिमिट होता है। उसी तरीके से बिस्मार्क क्या किया, यह ऑस्ट्रिया का दोस्त था, गहरा दोस्त था फ्रांस, उसके साथ जाकर के दोस्ती कर लिया, उसको उल्टा सीधा समझा दिया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया लड़ने वाला है, वो दोनों को कमजोर होने दीजिए, आप दोनों पर कब्जा करके अटैक कर लीजिएगा। देखिए लोभ में फंस गया फ्रांस। अब इधर जब लोभ में फंस करके चुपचाप बैठ गया, तो बिस्मार्क क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के डेनमार्क पर कब्जा किया और सेल्सबिंग और होल्स्टिंग को जीत लिया। और जब डेनमार्क से जीत करके आया तो तुरंत ऑस्ट्रिया पर ही धावा बोल दिया। देखिए अभी दोनों मिल करके गया था डेनमार्क से लड़ने, जब डेनमार्क को जीत लिया तो दोनों अपने में लड़ गया। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया और ऑस्ट्रिया को हथिया लिया, कहा कि भागो अब तुम्हारा दिन खत्म। उसके बाद जैसे ही ऑस्ट्रिया को जीता, तुरंत अब फ्रांस पर कब्जा कर लिया, फ्रांस पर आक्रमण किया, कहा कि बहुत ज्यादा तुम ऑस्ट्रिया को मदद किया है, बहुत तुम इधर उधर उछल रहा था, अब लो तुम भुगतो। और तुरंत फ्रांस पर भी कब्जा कर लिया। कुल मिलाकर के जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। पिछले क्लास में इटली का एकीकरण पूरा हो गया था। तो यहां से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा क्वेश्चन यहां से संबंधित पूछता है, जो कि अभी हम आपको बताएंगे, समझ गए ना। तो चलिए, हाँ जी, चलिए। तो इस क्लास को हम अब आगे बढ़ाते हैं और आपको जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है उस क्वेश्चन आंसर की ओर लेकर के बढ़ते हैं।
कि इस चैप्टर से संबंधित कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। समझ गए ना, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो सिंपल सा एक लाइन में आप जवाब लिख सकते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका यही थी कि वही सबसे बड़ा बाधा था। समझ गए ना, सबसे बड़ा बाधा कौन था, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, और नहीं तो फिर उसी के लिए समस्या हो जाता। अगर आपका पड़ोसी ऊपर उठेगा आपको जलन होगा कि नहीं होगा, लगेगा ना कि अरे हमारे पड़ोसी इतना आगे बढ़ रहा है, हम इतना नीचे हैं, कुछ ऐसा किया जाए कि उसको भी दबा दिया जाए। समझ गए ना, बहुत सारे पड़ोसियों में जलन की भावना होती है। समझ गए, अगल बगल वालों का ना तरक्की नहीं देखा जाता है। आप लोग भी देखिएगा जब मैट्रिक में ना बढ़िया नंबर लाइएगा, एकदम झकास वाला फर्स्ट डिवीजन या फिर रैंकर्स लाइएगा या फिर टॉपर लाइएगा ना, तो अगल बगल वाला पड़ोसी सब देख के जलेगा। और एक चीज पता है, रिजल्ट का इंतजार आपको कम रहेगा, रिजल्ट का इंतजार आपको बहुत कम रहेगा। आपके रिश्तेदार को, आपके पड़ोसी को, आपका जो दुश्मन है उसको रिजल्ट का इंतजार बहुत बेसब्री से रहता है। आपसे कहीं ज्यादा बेसब्री से वो लोग इंतजार करते हैं और ये सुनने का प्रयास करते हैं कि फेल खाली हो जाओ, एक बार बस फेल हो जाओ, तुमको ना तंज कस कस के जान मार देंगे, तुम मरोगे नहीं लेकिन बचोगे भी नहीं। समझ गए ना, जिंदा मौत जिसको बोला जाता है, जिंदा लहास बन जाओगे, इतना तंज कस। यही पढ़ता था, हो गया पढ़ल, सब दिन पढ़ा था है? क्या हुआ, अरे हम शुरू से बोलते थे कि लंठ लड़का है, नहीं पढ़ेगा ही, हरामी है, नहीं पढ़ेगा ही, एक नंबर का लावारिस है। आप बेकार इसके पीछे पैसा खर्च कर रहे थे। बड़े 56 तरह का ज्ञान देने वाला लोग आ जाएगा। समझ गए, अगर पढ़ने में कमजोर हो, चुपचाप मेहनत करके अगर पढ़ने में तेज हो गए तो लोग जानते हैं क्या बोलेगा, ये तो शुरू से पढ़ने में तेज था। समझ गए ना, लोग यही बोलेगा, अरे ये तो शुरू से पढ़ने में तेज था, आज का थोड़े ना तेज है, शुरू से बेचारा मन लगाता था। माने सिचुएशन के अनुसार आदमी का भाषा बदल जाता है, जिस तरीके का सिचुएशन उस तरीके का भाषा तुरंत बदल जाता है। चलिए, तो अगर यह वाला क्वेश्चन पूछता है तो सीधे सीधे 2 नंबर का पूछेगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो ध्यान रखिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। अभी तक हम आपको जो कुछ भी समझाए हैं ना, बस वही सब लिखना है, एक्स्ट्रा आप कुछ नहीं लिखना है। पिछले क्लास में हम जो कुछ भी समझाए इटली का एकीकरण, इस क्लास में हम जो कुछ भी समझाए जर्मनी का एकीकरण, वही दोनों से संबंधित क्वेश्चन है, वही सब कुछ है जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। समझ गए, अपने मन से कुछ नहीं जोड़ना है। तो लिखेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। एकीकरण के पीछे किसका हाथ था, राष्ट्रवाद का, क्योंकि जो लोग एकीकरण करना चाहते थे उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना था। समझ गए ना, राष्ट्रवाद का भावना था, तब ना देश के प्रति सोच रहे थे, तब ना एकीकरण करने के लिए व्याकुल थे। अगर देश के बारे में नहीं सोचते तो फिर एकीकरण करने और न करने से क्या फर्क पड़ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख को कहा जाता है, जिसका कहना था कि किसी भी देश में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। समझ गए ना, यह इसका सबसे प्रचलित लाइन है। मेटरनिख का कहना था कि किसी भी देश में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। कैसा सोच वाला व्यक्ति था। अगर इस प्रकार का सोच वाला व्यक्ति आज आ जाए तो आप लोग उसके साथ क्या करिएगा, जरा बताइए। अगर अभी का प्रधानमंत्री बात बोल दे कि शासन तो करेंगे लेकिन जनता की भलाई ना करेंगे, तो आप लोग उसके साथ क्या करिएगा, क्या होना चाहिए वैसे व्यक्तियों के साथ। अगर आप लोग जनता रहें तो फिर वैसे राजा के साथ क्या करेंगे, जरा एक बार कमेंट करके बताइए, तो देखते हैं आप लोग का क्या फैसला आता है, जजमेंट। आप लोग वैसे व्यक्तियों के साथ क्या करते, बीच सड़क पर टांग के उसको मारिए देते ना, बहुत कड़ा सजा देते, हमको पता है। आप लोग उसको ना तड़पा तड़पा के मारते, बेरहमी से मारते, पूरा नाखून कबाड़ देते उसको। ठीक है, अभी तक बहुत सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं। अरे भाई दबा दो लाइक का बटन, टूट जाने दो लाइक का बटन, समझ गए ना, ढह जाने दो उसको। और शेयर भी दबा करके करो। शेयर का बटन दिया है क्यों, समझ गए ना, शेयर का बटन दिया है क्यों, शेयर एकदम सारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सभी दोस्तों के पास, सब जगह पर शेयर कर दो एकदम। चैप्टर आज खत्म होने वाला है, मजा आ जाएगा।
समझ गए ना। और जल्दी से जल्दी 1000 के आंकड़ा को पूरा कर दो, एकदम जल्दी से जल्दी, एकदम दंदना करके पूरी तेजी के साथ बढ़ो। हजारों में बच्चे जुड़ने चाहिए, समझ गए। हाँ चलिए फटाफट से सारे बच्चे जुड़ जाइए, शेयर करिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन समझ गए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का योगदान, हम आपको क्या बताए थे कि नेपोलियन जो था ना वो 300 छोटी छोटी रियासतों को एक साथ जोड़ करके ना 33 गणराज्य बनाया था जर्मनी का, समझ गए। और 3 गणराज्य बनाया था इटली का, और 39 गणराज्य बनाया था जर्मनी का। आपको हम सब कुछ बता चुके हैं। तो लिखेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान था। इन्होंने इटली और जर्मनी को भौगोलिक परिधियों से बाहर करके वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया था। आपको पता है जब यूरोप में नेपोलियन का शासन चल रहा था तो नेपोलियन ने पूरा यूरोप का नक्शा ही बदल दिया था। अब जहां का एरिया आज इधर है, आज से 1 साल के बाद एरिया ऐसे बढ़ गया, समझ गए ना। मतलब कि वह अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, लगातार वह अपना साम्राज्य को विस्तार करते हुए जा रहा था। मतलब कि आज जीत लिया इसको, 10 दिन के बाद दूसरा राज्य को जीत लिया, फिर दूसरा राज्य को जीत लिया, लगातार उसका साम्राज्य क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था, इसलिए नक्शा भी बदल रहा था, समझ गए। और वियना संधि हुआ था इसीलिए कि जो नक्शा बदला गया है नक्शे को फिर से सही कर दिया जाए, समझ गए ना। मेटरनिक तो था, प्रतिक्रियावादियों तो यही करता, नक्शा सही करने में रहता, ठीक है। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान रहा था। इन्होंने इटली और जर्मनी को भौगोलिक परिधियों से बाहर करके वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत को जन्म दिया था। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत को जन्म दिया था कि किस तरीके से देश के प्रति प्यार दिखाया जाता है, किस तरीके से अगर जनता चाह जाए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 300 छोटे छोटे राज्यों को केवल 33 राज्यों में परिवर्तित कर दिया था। फ्रांस 300 से ज्यादा राज्यों में बटा हुआ था, जिसको केवल 33 राज्यों में परिवर्तित कर दिया था, तथा 1806 ईस्वी में जर्मन राइन संघ की स्थापना की थी, जिसको कि बाद में यानी वियना संधि के बाद जर्मन महासंघ कर दिया गया था, समझ गए ना। इसका नाम बदल करके जर्मन महासंघ कर दिया गया था। लेकिन 1806 में अच्छा बताइए, तो नेपोलियन राजा कब बना था, बताइए जल्दी से। नेपोलियन राजा कब बना था? 1804 में ना, 1804 में वह राजा बना था। देखिए कितना विचित्र बात हुआ नेपोलियन के साथ। वह बेचारा 1789 से संघर्ष कर रहा था, 15 साल तक बेचारा संघर्ष किया, तब जाकर के 1804 ईस्वी में वह राजा बना। और 1804 में जब राजा बना तो कितना विचित्र बात है कि वह 15 साल तक ही बना रहा, यानी कि मात्र 15 साल राजा रहा। 15 साल पहले बेचारा संघर्ष किया, तब जाकर के 15 साल राजा बना। कितना विचित्र बात है, 15 साल संघर्ष करेंगे तब 15 साल राजा बनेंगे। ऐसा हुआ था नेपोलियन के साथ। उसके बाद तो वाटरलू के युद्ध में हार ही गया, घमंड आ गया था इसको। हारने का कारण था घमंड आ गया, समझ गए ना, कि हम तो भगवान का भेजा हुआ दूत हैं, ये हैं वो हैं, सोचने लग गया था गलत सलत। तो 300 छोटे छोटे राज्यों को केवल 33 राज्यों में परिवर्तित कर दिया, तथा 1806 ईस्वी में जर्मन राइन संघ की स्थापना की। बताइए यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? यहां तक जो बच्चे देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्लास, हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क के बारे में तो हम ऑलरेडी आपको बता दिए ना। आप कहिएगा कि सर हाँ आपकी क्या कहिएगा? जिसका दिमाग कंप्यूटर के जैसा। अरे कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज सोचता था, कंप्यूटर के पास उतना क्षमता नहीं कि उस प्रकार का प्रोग्राम कर दे, समझ गए ना। कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज इसका दिमाग था बिस्मार्क का। एकदम सफल कूटनीतिज्ञ जिसको बोलते हैं ना, एकदम 1 नंबर का सफल कूटनीतिज्ञ था। एक बार प्लानिंग कर दिया तो कर दिया। समझिए ना कि आज का यह अजीत डोभाल था। अच्छा कितने बच्चे इसमें अजीत डोभाल को जानते हैं? कितने बच्चे इसमें अजीत डोभाल को जानते हैं, जो भी भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं? अभी भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। उनका दिमाग ना चाणक्य के जैसा है, शार्प माइंडेड। अगर एक बार किसी चीज पर प्लानिंग बना दें तो वह प्लानिंग फेल नहीं हो सकता है। अगर आज वो बैठ के प्लानिंग बना दें कि पाकिस्तान को एकदम नक्शा से खत्म करना है, तो कल पाकिस्तान नक्शा से खत्म हो जाएगा। उनका प्लानिंग कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं रहा है। 7 साल तक पाकिस्तान में जासूसी किए थे अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल वाला ही दिमाग लेकर के पैदा हुआ था कौन? बिस्मार्क, समझ गए।
तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बिस्मार्क कौन था, जवाब आपका क्या होगा, क्या बताइएगा? जवाब होगा कि बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था जो हिगेल के विचारों से प्रभावित था। समझ गए ना? हिगेल एक दार्शनिक था। समझ गए? हिगेल क्या था? एक दार्शनिक था। अच्छा, दार्शनिक मतलब हम आपको बताए थे ना कि क्या होता है। दार्शनिक मतलब होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है यह पहले ही भाप लेना। समझ गए? भविष्य में क्या होने वाला है यह पहले ही भाप लेता था, उसी को दार्शनिक बोला जाता था। समझ गए? जैसे कोई राजा अत्याचार कर रहा है तो उसको दार्शनिक को पहले पता चल जाता था कि ये राजा ज्यादा दिन टिकेगा नहीं है। समझ गए ना? वो राजा को समझाता था, बुझाता था, लेकिन नहीं मानता था तो राजा अपना जाता था। समझ गए? तो हिगेल जो कि एक दार्शनिक था, उसके विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित था और खुद एक सफल कूटनीतिज्ञ था ही। कूटनीतिज्ञ मतलब रणनीति बनाने वाला, हाँ, जो कूटनीति तैयार करता हो। तो यह खुद एक सफल कूटनीतिज्ञ था जो कि हिगेल के विचारों से प्रभावित था। यह राजतंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश, कट्टरवादी तथा उदारवादी आदि का समर्थक था। समझ गए? यानी कि जो बिस्मार्क था वह राजतंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश, कट्टरवादी और उदारवादी का बिल्कुल क्या था? समर्थक था। समझ गए ना? यानी कि अगर राजतंत्र है जहां जनता का राज है, जहां लोकतंत्र है, जहां प्रजातंत्र है, जहां निरंकुशवादी शासन नहीं है, जहां कट्टरवादी, जहां उदारवादी, वहां यह खुल करके समर्थन करता था। लेकिन जहां प्रयोगवादी, जहां निरंकुशवादी, जम करके उसका विरोध करता था, क्योंकि यह किसानों और गरीबों के लिए काम करता था। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन किया था और प्रसा का शासक विलियम प्रथम यह जानता था कि जब तक फ्रांस और ऑस्ट्रिया को पूरी तरीके से पराजित नहीं कर दिया जाता है तब तक जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं होगा और यह काम सिर्फ बिस्मार्क ही कर सकता है। तब ना पहले ऑस्ट्रिया को हराया और ऑस्ट्रिया को हराने के बाद यह तुरंत किसको? फ्रांस को भी हरा दिया था। समझ गए? विशाल सेना का संगठन, हाँ, विशाल सेना का संगठन बनाया था। आपको एक किस्सा सुनाते हैं। बिस्मार्क को लेकर के ना एक बार संसद में बवाल हो गया था, पूरा कस के बवाल हो गया, क्योंकि बिस्मार्क जो था ना वो बस सरकारी खजाने से पैसा बिना संसद के आदेश के निकाल लिया था, बहुत सारा पैसा निकाल लिया। अब संसद में बवाल मच गया कि तो राजा चोर है, बिस्मार्क चोर है, तो बिना परमिशन के ही पैसा निकाल लिया राजकोष से, यानी कि सरकारी खजाने से। बिस्मार्क कहा कि हम पैसा अपने पर लुटाने के लिए नहीं निकाले हैं, हम अपना ऐश मौज के लिए, यासी के लिए नहीं निकाले हैं, और सबको दिखाते हैं। ले गया और अपना विशाल सेना को दिखाया, कहा कि देख लो, पैसे से निकाल करके ना हम सेना खड़ा किए हैं, सेना को हम उत्तम भोजन देते हैं, उत्तम पहनावा देते हैं, सही समय पर सैलरी देते हैं, सब उसी पैसे से तो दे रहे हैं। और यह जो विशाल सेना देख रहे हो, यह ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, जर्मनी के एकीकरण के लिए तैयार है। वह था बिस्मार्क, बिना कुछ प्लानिंग बताए किसी को काम करता था। समझ गए ना? चलिए, तो यह वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या क्या योगदान रहा? आपको पता है ना कि 3 युद्ध लड़ता है, डेनमार्क से युद्ध, ऑस्ट्रिया से युद्ध और फिर फ्रांस से युद्ध। समझ गए? सबसे पहले डेनमार्क से लड़ता है, सेल्सविंग और होल्स्टिंग जीत जाता है, फिर ऑस्ट्रिया से लड़ता है और फिर लास्ट में फ्रांस से भी लड़ता है। तो ये अपने जीवन काल में कुल 3 युद्ध लड़ता है। तो उस 3 युद्ध के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही यह भी पूछ रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का और क्या क्या योगदान रहा है। तो लिखेंगे हम लोग कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान रहा। जब से यह प्रसा का चांसलर बना तब से इसका मुख्य उद्देश्य था जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा देना। समझ गए? यानी कि जब से यह प्रसा का चांसलर बना, पहले तो विलियम प्रथम था चांसलर, आपको बताया ना, पहले प्रसा का चांसलर कौन था? विलियम प्रथम 1861 में, फिर 1 साल के बाद 1862 में यह बन जाता है कौन? बिस्मार्क। तो जब से यह चांसलर यानी कि वहां का प्रधानमंत्री बना, इसका उद्देश्य ही था कि जर्मन संघ से ना ऑस्ट्रिया को एकदम मिटा देंगे। जैसे अभी भारत के लोग चाहते हैं ना, हाँ, जिस तरीके से अभी भारत के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को एकदम नक्शा से मिटा दें, उसी तरीके से ना बिस्मार्क चाहता था कि ऑस्ट्रिया को ना एकदम पूरे जर्मन से ही समाप्त कर दे, जर्मन संघ से ही इसका नक्शा ही एकदम क्या करें, पूरा एकदम मिटा दें। इसके लिए चाहे मुझे आंतरिक या बाह्य युद्ध क्यों न लड़ना पड़े, यानी कि बिस्मार्क का कहना था कि चाहे हमें जैसा भी युद्ध लड़ना पड़े हम तैयार हैं, आंतरिक युद्ध लड़ना पड़े, बाह्य युद्ध लड़ना पड़े, हम तैयार हैं, लेकिन हम ऑस्ट्रिया को मिटाना चाहते हैं। समझ गए? इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इसका कथन था
किसका? बिस्मार्क का, कि भाषण की नीति से कुछ नहीं होगा, भाषण की नीति से कुछ नहीं होगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन करना होगा। और यही विशाल सेना का संगठन किया, जिसको कि हाँ, विशाल सेना का सिर्फ संगठन नहीं किया, सेना में उत्तम भोजन का व्यवस्था किया, उत्तम सुविधा दिया, सही समय पर वेतन दिया। यही सबको लेकर के तो संसद में बवाल हुआ था कि सरकारी खजाना से पैसा कैसे निकाल लिया। तो बिस्मार्क दिखा दिया सेना कि देखो लंबा चौड़ा सेना तैयार कर दिए हैं, अब जिससे भी लड़ना है ना जाकर के लड़वा लो, जीत के आएगा। समझ गए? तो सभी को एकदम बेहतर सुविधा दिया। इसने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया से मित्रता कर ली। रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया से, देखिए ऑस्ट्रिया से मित्रता किया तब डेनमार्क पर जाकर के चढ़ाई कर दिया, फिर फ्रांस से मित्रता किया तो ऑस्ट्रिया पर चढ़ाई कर दिया। समझ गए ना? तो इस प्रकार से यह दुश्मन के मित्र से ही दोस्ती कर लेता था और जाकर के चढ़ाई कर देता था। और इस प्रकार से यह 3 युद्ध करता है। कौन कौन सा 3 युद्ध किया? सबसे पहला तो डेनमार्क से युद्ध किया, सबसे पहला डेनमार्क से युद्ध किया। कब? 1864 ईस्वी में। आपको क्या बताए थे? देखिए अगर नक्शा की तरफ हम लेकर के चलें आपको, तो आपको बताए थे ना, आपको बताए थे हम कि इधर फ्रांस को उल्टा सीधा समझा दिया और खुद जो यहां पर प्रसा था यह ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके डेनमार्क पर चढ़ाई कर दिया और सोल्सबिंग और होल्स्टिंग को जीत लिया। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो उसी चीज को अब यहां पर लिखना है कि डेनमार्क से 1864 में जो युद्ध हुआ, यह युद्ध हुआ था राज्य क्षेत्र को लेकर के, जिसमें बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के यह युद्ध किया था। किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के यह युद्ध किया था। इसमें प्रसा को सोल्सबिंग तथा ऑस्ट्रिया को होल्स्टिंग मिला। यह क्वेश्चन का आंसर बड़ा इसलिए है क्योंकि यह दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। समझ गए ना? 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन में इतना नहीं लिखिएगा तो फिर कैसे नंबर देगा? कम से कम 100-150 शब्द में लिखना होता है, तो इतना तो लिखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला युद्ध लड़ता है डेनमार्क से युद्ध, जो कि 1864 में हुआ। इसमें प्रसा को सोल्सबिंग मिला और ऑस्ट्रिया को होल्स्टिंग मिला। यानी कि देखिए अब डेनमार्क और प्रसा दोनों मिलकर के लड़ा, तो और 2 राज्य जीता, सोल्सबिंग और होल्स्टिंग। तो कहा कि देखो भाई एक राज्य दोनों बांट लो। समझ गए? तो एक राज्य जब बांटा तो प्रसा कहा कि हमको सोल्सबिंग दे दो और तुम होल्स्टिंग ले लो। तो कहा कि ठीक है, तो एक राज्य बंटवारा हो जाए। तो एक राज्य का क्या कर लिया? बंटवारा कर लिया। जब डेनमार्क से युद्ध लड़ लिया, जब डेनमार्क से युद्ध जीत लिया, तब ऑस्ट्रिया पर चढ़ाई कर दिया। जिसके साथ जाकर के डेनमार्क से लड़ा ना, अब उसी ऑस्ट्रिया पर चढ़ाई कर दिया। असली टारगेट तो इसका ऑस्ट्रिया ही था ना। अब जाकर के सिर्फ 2 साल के बाद ही तुरंत ऑस्ट्रिया पर चढ़ाई किया, और जब ऑस्ट्रिया पर चढ़ाई किया तो ऑस्ट्रिया उसमें बुरी तरीके से हार गया, क्योंकि अब तो फ्रांस भी उसके सहायता के लिए नहीं गया। अगर फ्रांस सहायता के लिए जाता तो फिर नहीं हारता, क्योंकि फ्रांस को तो पहले ही सब बरगला दिया था। फ्रांस को तो पहले बरगला दिया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया आपस में लड़ने वाला है, आप सहायता के लिए मत जाइए, दोनों कमजोर होगा, आप दोनों पर आक्रमण कर लीजिएगा। समझ गए? लेकिन उधर कुछ उसका चाल दूसरा था। अब क्या किया कि प्रसा ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरीके से हरा दिया। अब जैसे ही ऑस्ट्रिया हार गया, मेटरनिख का राज खत्म, तुरंत क्या किया? फ्रांस पर भी चढ़ाई कर दिया और फ्रांस प्रसा का युद्ध होता है 1870 में। समझ गए? 2 साल के बाद यह वाला और 4 साल के बाद यह वाला युद्ध हुआ। समझ गए ना? देख रहे हैं? 2 साल के बाद, डेनमार्क से 2 साल के बाद तुरंत ऑस्ट्रिया पर चढ़ाई किया और इसके 4 साल के बाद प्रसा पर चढ़ाई किया, क्योंकि फ्रांस थोड़ा बड़ा था ना, इसके लिए शक्ति मजबूत करना था ना। तो 4 साल तक एकदम शक्ति मजबूत किया और अंत में चढ़ाई कर दिया। तो फ्रांस प्रसा का जो युद्ध हुआ, यह युद्ध सेडोवा के मैदान में लड़ा गया था, इसलिए इसको सेडोवा का युद्ध भी कहा जाता है। समझ गए? यह सेडोवा के मैदान में लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध को सेडोवा का युद्ध भी कहा जाता है। स्पेन की राजगद्दी को लेकर के इस युद्ध में भी ऑस्ट्रिया फ्रांस की बुरी तरीके से हार हो गई और अंततः बिस्मार्क ने पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल करके रख दिया, क्योंकि अब सब दुश्मन उसका खत्म। अब अकेला बिस्मार्क एक छत्र राज कर रहा था। समझ गए ना? अब सभी जगह पर बिस्मार्क 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 जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। बिस्मार्क को लोगों ने भगवान समझ लिया कि एक आदमी ऐसा पैदा लिया बिस्मार्क जो पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल दिया। वह कौन था? बिस्मार्क। अच्छा, एक चीज आपसे पूछते हैं, बिस्मार्क के पहले वह व्यक्ति कौन था जो पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल दिया था? बताइए। अभी यहां पर हम लोग पढ़े ना कि बिस्मार्क ने पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल करके रख दिया, सबको मिला लिया ना, पूरा यूरोप को ही मिला लिया। अब बताइए कि बिस्मार्क से पहले व्यक्ति कौन था जो पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल दिया था? बताइए। बिस्मार्क से पहले वह व्यक्ति कौन था जो पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल करके रख दिया था? वह व्यक्ति कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। बिल्कुल सही जवाब,
नेपोलियन बोनापार्ट ही था जो पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल करके रख दिया था, लेकिन वियना की संधि में पुनः उसे सब लोग मिलकर के उसको वापस कर लिया। समझ गए। लेकिन सिर्फ इतिहास में दो व्यक्ति हुआ जो पूरे यूरोप के मानचित्र को बदला, एक तो नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरा बिस्मार्क। यही दोनों में ताकत था और तीसरा किसी में ताकत नहीं था। समझ गए। ताकत था, जैसे मेजनी हो गया, इस सब में भी ताकत था, लेकिन वो लोग इटली के एकीकरण में भाग लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछता है। तो बिस्मार्क ने तो रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किया था ना। कौन किया था? बिस्मार्क ही ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। यह प्रसा का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। इसका कहना था कि भाषण से कुछ नहीं होगा, बल्कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन करना होगा, और विशाल सेना का संगठन करके भी दिखाया था। समझ गए। तो अगर आपसे पूछेगा कि रक्त एवं लौह की नीति से क्या समझते हैं, तो बोलिएगा कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किया गया था बिस्मार्क के द्वारा, जिसमें इसका कहना था कि भाषण के नीति से सिर्फ कुछ नहीं होगा, भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होगा। अगर सचमुच में लड़ाई लड़ना है तो इसके लिए विशाल सेना का संगठन करना होगा, और वही विशाल सेना का संगठन तैयार कर रहा था कौन? बिस्मार्क। और किया था भी, जिसको उत्तम भोजन, उत्तम सुविधा, सही समय पर वेतन, सब कुछ उपलब्ध करवाया था। चलिए, पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे काउंट काबूर के बारे में। काउंट काबूर ही था जो इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया था, याद है ना? तो बताइए काउंट काबूर कौन था? पिछले क्लास में हमको आपको क्वेश्चन आंसर नहीं बताए थे, बोले थे ना इसी क्लास में बता देंगे। यहाँ के बाद से देख लीजिए, सारे क्वेश्चन वही हैं। तो फटाफट से सारे बच्चे बताइए, और शेयर भी होते रहना चाहिए। जो नए बच्चे हैं ना, जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। अरे टॉपर बैच में इससे भी ज्यादा गर्दा मचाएंगे रे भाई, काहे चिंता कर रहे हो? गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, समझ गए ना? पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, काहे चिंता कर रहे हो? समझ गए। आप लोग चिंता मत करिए, आप लोगों की चिंता करने के लिए ऑलरेडी आपका बड़ा भाई यहाँ पर प्रेजेंट है। समझ गए ना? आप लोग किसी भी तरीके का कोई चिंता ना करिए तो ज्यादा बेहतर है। बस बेफिक्र होकर के पढ़ाई करिए, बाकी आपका चिंता सब हम देख लेंगे। समझ गए ना? और टारगेट बैच में अगर जुड़ चुके हैं तो अच्छी बात है, तहलका नहीं मचा दिए इस बार तो फिर कह दीजिएगा। समझ गए ना? अब की बार जो टॉपर रैंकर्स निकलेगा ना, टारगेट बैच टॉपर बैच से निकलेगा। समझ गए ना? टॉपर बैच से ही निकलेगा 100%, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंट काबूर कौन था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? काउंट काबूर कौन था? तो लिखेंगे हम लोग कि यह एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति था। जो कूटनीतिज्ञ होता था ना, वो दिमाग से काम लेता था। देख रहे थे, काउंट काबूर भी कूटनीतिज्ञ था, तो इटली की समस्या को यूरोप का समस्या बना दिया 15,000 सैनिक भेज करके। उधर बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था, तो किस तरीके से बखेड़ा एकदम सबके लिए खड़ा कर दिया। तो यह एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति था जो निरंकुशवाद का पक्का विरोधी था, यानी कि जो खराब राजा था, जो गरीबों और मजदूरों, किसानों को नहीं देखना चाहता था ना, उसके लिए यह हमेशा विरोध में खड़ा रहता था। ठीक है। यह जानता था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी, यानी कि काउंट काबूर को पता था कि अगर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कोई बनकर के उभरेगी ना, तो वह ऑस्ट्रिया है। अतः ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इसने फ्रांस से दोस्ती कर ली। यह इटली और जर्मनी, हाँ फ्रांस से दोस्ती नहीं किया है? अरे क्रीमिया से युद्ध हुआ तो उसको 15,000 सैनिक भेजा था ना। अरे आप कहां भूल जाते हैं, बताइए। आपको क्या बताए थे कि यहां पर क्या था? आपको बताए थे कि फ्रांस में क्रीमिया से और ऑस्ट्रिया से दोनों में युद्ध हुआ था। तो यह क्या किया था? यह क्या किया था? 15,000 सैनिक भेजा था, 15,000 सैनिक भेजा था, तब ना दोनों में मित्रता था। हाँ, दोनों में मित्रता हो गया तब ना। तो ऑस्ट्रिया का मित्र था फ्रांस, और इसी से मित्रता कर लिया। देखिए इधर बिस्मार्क भी जर्मनी का जब एकीकरण किया तो इससे मित्रता करके, इधर मेजनी काउंट काबूर गैरीबाल्डी ने भी क्या किया? इटली का एकीकरण किया, तो इससे मित्रता करके, यानी कि इससे मित्रता करना बहुत जरूरी था। अगर फ्रांस से मित्रता नहीं होता ना, तो कभी भी एकीकरण नहीं होता। फ्रांस से मित्रता नहीं होता तो या ऑस्ट्रिया को साथ देता, ऑस्ट्रिया को साथ देता तो कभी एकीकरण संभव नहीं था। ठीक है। तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, कि ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इसने फ्रांस से दोस्ती कर ली। समझ गए। इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में विकास करना चाहते थे, लेकिन इस प्रकार इटली की समस्या को इन्होंने अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया, या फिर कह सकते हैं कि इटली की समस्या को इन्होंने पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। समझ गए। इटली की समस्या को इन्होंने पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। तो बताइए यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इटली के 3 विभूति कौन थे? इटली के 3 लोग जिसके बारे में हम आपको बताए थे, कौन थे वे लोग? इटली के 3 लोग कौन थे? अरे वही मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर। मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर। विक्टर एमेनुअल का भी नाम कभी कभी आता है, लेकिन 3 विभूति यही थे, मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर। तो लिखेंगे मेजनी के लिए आत्मा, मेजनी, काउंट काबूर के लिए बुद्धि और गैरीबाल्डी के लिए तलवार। आपको बताए थे ना कि गैरीबाल्डी के लिए तलवार शब्द का प्रयोग किया गया है। अपवाद में विक्टर के लिए पूरा शरीर हो जाता है। विक्टर कहता था कि हमारा पूरा शरीर भी झोंक दो युद्ध में, हमें कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना? हाँ, तो अगर आपसे पूछा जाएगा इटली के 3 विभूति कौन थे, तो यही तीनों थे। समझ गए ना? गैरीबाल्डी, काउंट काबूर और मेजनी, यह 3 व्यक्ति थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, गैरीबाल्डी के कार्यों को लिखें। यह क्वेश्चन पता नहीं बिहार बोर्ड में कितना बार पूछा गया है। गैरीबाल्डी कौन है, गैरीबाल्डी के कार्यों को लिखें। यह सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, 1-2 बार नहीं, बहुत बार पूछा गया है। समझ गए? तो चलिए फटाफट से बताइए, उसके बाद एक स्लाइड और है, यह चैप्टर खत्म होगा। तो गैरीबाल्डी के कार्य लिखेंगे। 1860 ईस्वी तक इटली एक संगठित क्षेत्र बन चुका था। 1860 ईस्वी तक इटली एक संगठित क्षेत्र बन चुका था, लेकिन इटली के कुछ क्षेत्र जैसे सिसिली हो गया, नेपल्स के क्षेत्रों पर जोश खरोश के साथ अधिकार करने का प्रयास करता है। आपको बताए थे ना कि सिसिली और नेपल्स पर कब्जा कर लिया था कौन? गैरीबाल्डी। लाल कुर्ती का गठन किया था जिसमें 10,000 फौज को शामिल किया और सबके साथ मिलकर के सिसिली और नेपल्स पर क्या कर लिया? अधिकार करने का प्रयास किया और कर भी लिया। यह पेशे से एक नाविक था, जब एक सैनिक ने इसके लिए तलवार शब्द का प्रयोग किया गया था। समझ गए ना? हाँ, इसके लिए तलवार शब्द का प्रयोग किया गया है। यह मेजनी का समर्थक था, चूंकि यह मेजनी को साथ दे रहा था। मेजनी चूंकि इटली के एकीकरण के लिए बड़ा बड़ा काम कर रहा था, गुप्त संगठन बना रहा था, तो गैरीबाल्डी उनका साथ दे रहा था। समझ गए ना? मेजनी के सपने को पूरा करना चाहता था और गैरीबाल्डी चाहता भी था कि मेजनी का जो सपना है वो पूरा हो। इन्होंने अपनी सेना के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया था, यानी कि गैरीबाल्डी ने ही अपनी सेना के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया था, जिसने 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया था और इसका विरोध काउंट काबूर ने किया और अंततः अपना जीता हुआ सारा क्षेत्र विक्टर को सौंप दिया। यह जो सिसिली और नेपल्स का जो क्षेत्र जीता था ना, सब क्षेत्र किसको दे दिया? विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया कि आप राजा हैं भाई, आप संभालिए, हमको राजपाट से मतलब नहीं है। और जो इटली का शासक था और खुद एक साधारण किसान के रूप में जीवन बिताने लगा, खुद अपने गांव चला गया और साधारण किसान के रूप में अपना जीवन बिताने लगा। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जो कुछ भी पिछले 2 क्लासेस समझाए हैं सब वही चीज तो हम बोल रहे हैं, कुछ अलग तो हम बोल नहीं रहे हैं। पिछले क्लास में इटली का एकीकरण बताए थे, जो समझाए सब क्वेश्चन आंसर आज बता रहे हैं। आज हम आपको जर्मनी का एकीकरण बताए, जो भी समझाए सबका हम क्वेश्चन आंसर आज बता रहे हैं। तो जो कुछ भी हम पिछले 2 क्लास में समझाए हैं बस उसी का तो क्वेश्चन आंसर है, और तो कुछ नहीं है। समझ गए? चलिए अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का, अंत भला तो सब भला। समझ गए ना? अंत भला तो सब भला। ध्यान से देखिए, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? विलियम प्रथम कौन था? वही प्रसा का चांसलर। समझ गए ना? प्रसा का चांसलर। उसके बाद 1861 ईस्वी में प्रसा का चांसलर विलियम प्रथम ही था। 1862 में बिस्मार्क बना था। तो विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? तो लिखेंगे हम लोग कि जाहिर सा तथ्य है कि जर्मनी के एकीकरण का मूल मंत्र जो है वो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। इसके लिए सुलझा गया मार्ग विशाल सेना का संगठन तथा रक्त एवं लौह की नीति थी। यानी कि सबको पता था कि अगर एक विशाल सेना का संगठन होता है तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं? जर्मनी का एकीकरण कर सकते हैं, अन्यथा जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। समझ गए? और यह विशाल सेना का संगठन कौन किया था? बिस्मार्क ने किया था। रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन कौन किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है। विलियम प्रथम यह जानता था, विलियम होगा यहां पर ना, गड़बड़ हो गया है। विलियम प्रथम यह जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस ऑस्ट्रिया को पूरी तरीके से पराजित करना होगा। समझ गए? विलियम प्रथम को यह पता था कि अगर हमको जर्मनी के एकीकरण करना है तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया को हमें बुरी तरीके से हराना होगा कि दोबारा वो पनप न पाए। समझ गए? और तब ना जाकर के पहले ऑस्ट्रिया को हराया, फिर फ्रांस को हराया। समझ गए? तो उसको अच्छे से पता था, प्लानिंग था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों को हमें बुरी तरीके से पराजित करना होगा। इस काम को बिस्मार्क ही कर सकता है, ऐसा किनको पता था? विलियम प्रथम को पता था। अतः
प्रसा में सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक योजना का निर्माण किया, परंतु सैनिक खर्च को लेकर संसद में विवाद उठ गया। देखिए, हम आपको बोले थे ना कि सैनिक खर्च को लेकर के संसद में विवाद उठ गया कि आखिर सैनिक का खर्चा चल कहां से रहा है, आखिर राजकोष से पैसा कैसे निकल जा रहा है। तो सैनिक खर्च को लेकर के संसद में विवाद उठ गया। इस समस्या को हल करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया और भरपूर सहयोग किया और इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण के सपने को पूरा करके दिखाया। समझ गए? तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में मुख्य रूप से 4 चीज हम आपको पढ़ाए। अब हम कंक्लूजन बता देते हैं सीधे सीधे। सबसे पहला चीज जो हम आपको पढ़ाए वह है 1789 ईस्वी की क्रांति। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति भी कह सकते हैं, सबसे पहला। दूसरा चीज जो हम आपको बताए वह है 1730 ईस्वी की क्रांति। 1730 ईस्वी की क्रांति दूसरा चीज बताए हम आपको। तीसरा हम आपको बताए 1748 ईस्वी की क्रांति। ठीक है, 1748 ईस्वी की क्रांति हम आपको बताए। और लास्ट में चौथा हम आपको जो बताए वह है इटली और जर्मनी का एकीकरण। इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो कुल मिलाकर के यह 4 चीज पढ़ा दिए और मुख्य रूप से आपके इस चैप्टर में ना यही चारों चीज पढ़ना था, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। समझ गए? आप अपने बुक को देख लीजिएगा। अब आपके बुक में से चाहे जो भी क्वेश्चन रहे आप उसको उठा करके देख लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों आपसे नहीं छूटेगा। तो यह राष्ट्रवाद जो चैप्टर था इसका परिणाम क्या निकला? राष्ट्रवाद जो चैप्टर था इसका परिणाम क्या निकला? इटली और जर्मनी 2 महाशक्ति उभर करके आया। समझ गए ना? परिणाम यही निकला कि इटली और जर्मनी 2 महाशक्ति उभर करके आया। और दूसरा परिणाम क्या निकला? यूनान को तुर्की से आजाद कराया गया। दूसरा परिणाम यह भी निकला ना, यूनान को तुर्की से आजाद कराया गया। और क्या? इटली और जर्मनी महाशक्ति के रूप में उभर करके आया। और साथ ही साथ जिस समय उधर यह सब चल रहा था ना, वह उस समय भारत भी हमारा गुलाम था। सोच करके देखिए ना, 1830, 1848, 1860, 1947 में तो हमारा देश आजाद ही हो गया था। उस समय हमारा देश गुलाम था। तो कहीं ना कहीं हमारे देश को आजाद दिलाने में उधर का भी हाथ था। जिस तरीके से यूनान आजाद हुआ वही फॉर्मूला इधर भी अपनाया जाने लगा कि अब ऐसे नहीं होगा, अब हम लोगों को भी आजाद होना होगा। यानी कि उसका प्रभाव भारत में पड़ा और तब भारत भी आजादी की राह पर चल पड़ा था। समझ गए? सबका लिंक जुड़ा हुआ है। तो यह चैप्टर अब समाप्त हो गया। इतिहास का पहला नंबर चैप्टर अब समाप्त। अब दूसरा नंबर चैप्टर से यूट्यूब पर चलेगा, सॉरी एप्लीकेशन पर चलेगा। दूसरा नंबर चैप्टर से अब एप्लीकेशन पर चलेगा। ठीक है? दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां जो भी है सब अब कहां चलेगा? एप्लीकेशन पर। यहां पर आप लोग डेमो करते हैं ना, दिखा दिया गया डेमो, ट्रेलर, किस तरीके से इस वर्ष पढ़ाई होने वाला है, कितना गहराई के साथ इस वर्ष पढ़ाई होने वाला है, सब कुछ आपको दिखा दिया गया। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह पूरा चैप्टर आपको कितना प्रतिशत समझ में आया। सबसे पहले कमेंट करके, क्या 100% यह पूरा चैप्टर आपको समझ में आया? बताइए, क्या 100% यह पूरा चैप्टर आपको समझ में आया, हाँ या ना? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है? जल्दी से कमेंट करिएगा तो आप लोग, और लाइव चैट में नहीं बल्कि कमेंट में भी करके आपको बताना है कि क्या यह पूरा चैप्टर आपको समझ में आया। हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो फटाफट से बताइए। यह पूरा चैप्टर पिछले साल हम 5 क्लास में खत्म कर दिए थे, इस बार हम 7 क्लास ले लिए इसको खत्म करने में। सबको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया? अरे वाह वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसी तरीके से पूरा सब्जेक्ट करवाइए, बिल्कुल इसी तरीके से, इससे भी बेस्ट देने का प्रयास करेंगे हम। समझ गए ना? और हर एक सब्जेक्ट आपको इसी तरीके से समझ में आएगा। समझ गए ना? हर एक सब्जेक्ट आपको इसी तरीके से, हर एक चैप्टर आपको इसी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है? तो अंतिम बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब कल तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा,
कल क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसके अलावा क्वेश्चन बैंक का मंथन भी होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो होगा ही, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का मंथन भी होगा। तो कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए, कल टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और हाँ, जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, जाते जाते हम फिर से एक बार कह देते हैं, आप लोग फटाफट से टॉपर बैच में जुड़ जाइए और पूरा कल प्रैक्टिस करके आइएगा। समझ गए ना, पूरा कल प्रैक्टिस करके आइएगा। कल पूरा टेस्ट लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, क्वेश्चन बैंक का पूरा मंथन करवाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बैंक में सवाल पूछे जाते हैं, परीक्षा में किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, हर एक चीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल एकदम पूरा भरपूर तैयारी के साथ आइएगा, ठीक है, एकदम भरपूर तैयारी के साथ आना है। समझ गए ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट भी जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर हमें सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमें पूरा भरोसा है अब कि संडे को दिन आप लोग सारे बच्चे टॉपर बैच में परचेज हो जाइएगा, टॉपर बैच में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है ना, संडे कल है, आराम से कल एकदम सारे बच्चे कल तक जुड़ जाइए। ठीक है ना, कल तक सारे बच्चे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए मात्र 999 लग रहा है, आराम से आप जा करके करवा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।